कि जब यहाँ मर्दमशुमारी इस देश में होती है तो पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हटके होती है। इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा सनातन के लोग हैं और उसमें जात बिरादरी, दलित, ठाकुर, पंडित सब अलग करके वो सनातनी है सब। उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए। और धर्मांतरण की जो मैं अभी कह रहा था, आप उड़ीसा की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जब बात करेंगे जाकर के, मैं तो खुद देख करके आया हूं, या इधर उदयपुर से आगे थोड़ा बढ़ेंगे राजस्थान में, या आप पंजाब में जाएंगे तो जितना काम मिशनरी ने किया है, ईसाइयों ने या मौलानाओं ने किया है धर्मांतरण का, वो सब मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरे दलित भाइयों को ये पता चले कि वो आपको कहां गिन रहे हैं। राजनीतिक, अच्छा ये कैसे कह दिया सज्जाद साहब ने, राजनीतिक लीडर उनके पास स्टेट में, रामविलास पासवान बिहार में थे, मायावती जी यूपी में थी, और उधर वहां महाराष्ट्र में हर स्टेट में दलितों के पास। उन्होंने नाम भी किस पार्टी का लिया जब कहा ना कि ये मुस्लिम पार्टियों को ये करना चाहिए कि इनको अपने साथ लाएं, उन्होंने एसडीपीआई का नाम लिया। हाँ, एसडीपीआई वो दरअसल पीएफआई की जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, पीएफआई बैन है। हाँ, पीएफआई बैन है और एसडीपीआई भी बैन होना चाहिए। चूंकि एसडीपीआई पीएफआई जो है, ये दोनों अगर आप देखें, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, बैकग्राउंड देखेंगे तो ये दोनों सीमी की औलाद है, जो सीमी जमाते इस्लामी ने कभी पैदा की थी। ये उसकी, यानी इन्होंने क्या किया, नाम चेंज किया, फिक्र वो आप इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये एक सीरियस प्रयास चल रहा है देश के अंदर कि इस पर बहुत काम हो चुका है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ हिंदू सोसाइटी को उसको अलग करने का कंफर्म नहीं कर रहा हूं सौरभ भाई, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि मेरे दलित भाई भी सुन सकें कि इस पर बहुत काम हो चुका है। लाखों लाख दलित जो है वो मजहब चेंज कर चुके हैं और आपको इसकी झलक भी कहीं कहीं मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। ठीक है। और ये इस पर फंडिंग भी करते हैं, इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ये तो वो काम कर रहे हैं, ये तो मतलब मुस्लिम रेडिकल्स, ये उनकी कोशिश है, वो मुस्लिम पार्टियों को उसमें शामिल कर रहे हैं। अब मैं आता हूं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करता हूं। जैसे एक बार मैं जरा, क्योंकि अभी दलित वाली बात रह गई थी, जैसे आपने भी जोड़ा, मैं उसको इसी में एक ही लाइन बस जोड़ रहा हूं। एक स्टेटमेंट आया था, हमने अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं की है, हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। कभी ये सर्च करके देखना किसने बोला था। पत्रकार ने बोला था, बस मैं नाम नहीं लूंगा। ये सब उसी के अंतर्गत चल रहा है जी। अब ये जो राहुल गांधी, यहाँ अभी आपने देखा कि वो वीरा पासी जी की उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया। आज दिन में एक और घटना हुई थी। राहुल गांधी की पार्टी के एक सांसद तनुज पुनिया, पीएल पुनिया के बेटे, और उनके साथ एक राजकुमार गौतम, वो आम आदमी पार्टी से गए हुए हैं, दलित समाज से आते हैं वो, ये मायावती के घर चले गए। मायावती जी ने खैर दरवाजा नहीं खोला, उनकी मुलाकात हो नहीं पाई, दरवाजा नहीं खोला, ये नहीं खोला, बात मीटिंग नहीं हो पाई। फिर उन्होंने पता नहीं ऐसी उसको बहुत लाइट उसमें वेंड में कहा कि हम तो अपने दफ्तर से निकले थे, रास्ते में मायावती जी का घर था, हमने सोचा हाय हेलो करते चलें। मायावती जी अपॉइंटमेंट में ना मिलें किसी से और आप हाय हेलो करने चले गए थे, तो ऐसे तो नहीं होता। राजनीति कैसे होती है मायावती के बारे में सबको समझ में आता है। पूरे देश को तो ये क्या है, ये प्रयास निश्चित तौर पर उन लोगों को ये सूट करेगा ना कि, और कांग्रेस पार्टी की तो लगातार ये कोशिश रहेगी कि कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा सब एक अम्ब्रेला के तहत आएँ। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिहाज से पहले अगर बात करें तो और एक अम्ब्रेला के तहत ही आएंगे तो उनको ये लगेगा कि वो फिर बीजेपी को ज़्यादा गंभीर चुनौती दे सकते हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो वो साथ आने के बावजूद कोई बीजेपी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वो एक बड़ा बुके ज़रूर बन जाता है कि अगर मुस्लिम यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं, मायावती के आने के साथ 10-12% वोट तो उनका लगभग माना ही जाता है कि उनके हिसाब से वो मूव करते रहता है, कितनी भी खराब स्थिति में हो तो उस लिहाज से उनको रीच आउट करने की कोशिश। लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहा है उससे दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है कि मायावती अखिलेश यादव के साथ और उस तरह के बुके में जाएंगी। वो बिल्कुल, मतलब उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे को अगर टटोलने की कोशिश कीजिए तो एकदम दो टुक शब्दों में मना करते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, कि बहन जी की उस तरह की कोई बिल्कुल भी सोच नहीं है। थोड़े दिन बाद बीएसपी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नज़र आएगी और अपना इलेक्शन अपने हिसाब से लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ चली जाए या कांग्रेस के साथ चली जाए, इस अलायंस में चली जाए, इसका कोई सवाल नहीं। हाँ। अब ये क्यों, रिजिजू साहब ने, ठीक है वो कुछ जवाब ही दे रहे थे ओवैसी जी को, लेकिन ये कहना कि आप यू आर द टॉलेस्ट मुस्लिम लीडर इन इंडिया बिकॉज यू स्पीक अबाउट मुस्लिम्स एंड कांग्रेस हैज नाउ बिकम मुस्लिम लीगी पार्टी, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ओवैसी जी को सबसे बड़ा नेता बता दिया। उसमें देखिए बीजेपी के लिहाज से चैलेंज कांग्रेस पार्टी है, वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं। ओवैसी तो कई मामले में बीजेपी के लिए मददगार ही हो जाएंगे तो उनको कांग्रेस पार्टी को ओवैसी के कलर में रंगना है कि वो दिखाएं कि भाई ये इस तरह की चीज़ है। और उस काम को उन्होंने करने की कोशिश की, और ये करने की वजह इस लिहाज से थी कि उसके पहले रिजिजू ने जो बयान एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा था, लेकिन उसमें उनके पूरे स्टेटमेंट को देखें तो कहीं से ऐसा कुछ नहीं था कि वो लग रहा हो कि मुस्लिम या ओवैसी को प्रोवोक कर रहे हो।
बिल्कुल नहीं, वो बहुत एक्सप्लेन करते हुए बहुत अच्छा, उस चीज़ को बता रहे थे कि क्या स्थिति है। वो इनफैक्ट उसमें लाइन का थर्स्ट यही था कि किसी को माइनॉरिटी कहकर आप डराइए मत। 52 से 53 हज़ार ही अगर सिर्फ पारसी हैं और देश में सिर्फ हिंदू और पारसी ऐसे हैं जिनकी आबादी घट रही है और बाकी जो जितने हैं उनकी आबादी बढ़ रही है, प्लस मुस्लिम आबादी जितनी है उस आबादी के हिसाब से विश्व का छठा बड़ा देश हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी, तो उसको माइनॉरिटी कहकर आप डराएं नहीं। लेकिन इस चीज़ को कहीं रिपोर्ट किया गया था, उसके हिस्से को उठाकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया तो किरण रिजिजू ने दोबारा अपना वीडियो डालते हुए उस चीज़ को कहा। लेकिन टॉलेस्ट लीडर कहने का मतलब सिर्फ वही था कि वो कांग्रेस पार्टी को उस ऑप्टिक्स में बीजेपी ये चाहेगी कि ओवैसी साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले मुसलमानों का, वो सूट करेगा बीजेपी को। और कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की तरह नजर आए या मुस्लिम लीग की तरह नजर आए तो ये बीजेपी को बहुत ज्यादा सूट करेगा।